Hello students, how are you? Once again, welcome back in my physics class. And today, it's my second lecture of your chapter Newton's Laws of Motion. Actually, the name of the chapter is the Laws of Motion, and entire section is based on the Newton's laws. Students, in my first lecture, I informed you about the force, inertia and momentum, and today in the second lecture I will explain all three laws with example. Students, actually these laws are same as you have gone through in class 9th, but mathematical portion is little different. So you try to understand very carefully. Students, from the chapter Laws of Motion, today's lecture on the topic Newton's Laws of Motion. और जैसा कि आपको मालूम है कि there are three laws, और मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अगर आपको इनर्शिया के बारे में जानकारी है तो लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑलमोस्ट एक ही है, और जिसके अकॉर्डिंगली इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन, it will remain in the same unless external force is applied. That is, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स, आप जैसा कि जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो अपनी उसी स्टेट में रहता है. कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए. क्लियर? एंड दिस इज द फर्स्ट लॉ. इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट अपने आप से अपनी स्टेट को नहीं चेंज कर सकता किसी भी कीमत पर, और जब अपने आप से चेंज नहीं कर सकता है तो उसकी स्टेट रेस्ट या मोशन को चेंज करने के लिए हमें उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा. क्लियर? तो दिस इज द फर्स्ट लॉ. स्टूडेंट्स, जैसा यहां पे दिया हुआ है, एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट. स्टेट को चेंज करने के लिए जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा तब तक वो अपनी रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को चेंज नहीं करेगा. ये आपका फर्स्ट लॉ है स्टूडेंट्स, और इसके एग्जांपल्स मैंने यहां पे नोट कर रखे हैं. मैं आपको वन बाय वन बताने की कोशिश कर रहा हूं. जैसे पहला एग्जांपल दिया हुआ, व्हेन अ बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग और स्टॉप्स. व्हेन अ बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग और स्टॉप्स, मैन सिटिंग इन इट फॉल्स बैकवर्ड और फॉरवर्ड. मीन्स एक बस है रुकी हुई और जैसे ही आगे चलती है अचानक तो हम पीछे की ओर गिर जाते हैं. क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, हम रुके थे, हमारी बॉडी रुकी रहना चाहती है, लेकिन बस के आगे चलने से हमारा अपर पार्ट जो कि रेस्ट में था वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, जबकि लोअर पार्ट बस के साथ आगे बढ़ जाता है और हम पीछे की ओर गिर जाते हैं. और यही केस, चलती हुई बस अचानक रुक जाती है तो हम आगे की ओर गिर जाते हैं. क्यों? क्योंकि बस जैसे चल रही है तो मेरी पूरी बॉडी बस के साथ चल रही है. ठीक है? और जैसे ही ब्रेक लगा तो लोअर पार्ट तो रुक गया, लेकिन अपर पार्ट इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आगे की ओर चलता रहता और हम आगे गिर जाते हैं. इसके एग्जांपल्स मैंने आपको इनर्शिया टॉपिक में एक्सप्लेन किए थे. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में वही एग्जांपल्स आप यहां पे कह सकते हैं. और दूसरा एग्जांपल जो दिया हुआ कि व्हेन वी शेक द ब्रांच ऑफ द ट्री इट्स फ्रूट फॉल डाउन. एक कोई ब्रांच है, उसमें मैंगो लगे हुए हैं और जब हम उसको हिलाते हैं, शेक करते हैं मैंगो ब्रांच को,
तो मैंगो ब्रांच तो शेक होती है यानी मूव करती है, लेकिन जो मैंगो उसमें लगे हुए हैं वो रेस्ट में थे और रेस्ट में ही रहना चाहते हैं और इसलिए वो ब्रांच से सेपरेट होकर के नीचे गिर जाते हैं। डस्ट रिमूव कैसे करते हैं? डस्ट रिमूव भी ये आप न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि जैसे इसको हम एक कारपेट मान लें, इस पेपर को एक कारपेट मान लें और इस पे जो लेटर्स लिखे हुए हैं ये सारे डस्ट पार्टिकल हैं। तो जब हम इसको स्टिक से हिट करेंगे तो ये कारपेट कहाँ जा रही? दूर जा रही। ऐसे जब हिट करेंगे तो कारपेट से दूर जाएगा ना, तो क्या होगा? लेकिन डस्ट पार्टिकल अपनी जगह पे रहेंगे और इनसे सेपरेट हो जाते हैं। यानी कारपेट पर जब हम स्टिक से बीटिंग करते हैं तो कारपेट तो पीछे शिफ्ट होता है, लेकिन उस पे स्टिक सारे डस्ट पार्टिकल्स वहीं पर रह जाते हैं और कारपेट से अलग हो जाते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि डस्ट पार्टिकल रेस्ट में थे और रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, राइट। ऐसे ही आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर के ऊपर। एक ग्लास लीजिए और उसके ऊपर छोटा सा कार्डबोर्ड रखिए और कार्डबोर्ड पर एक हैवी कॉइन रखिए या कोई ऑब्जेक्ट रखिए। सडनली कार्डबोर्ड को खींचिए बाहर की ओर, देखिए वो कॉइन क्या होगा? वो कॉइन ग्लास में ही गिर जाएगा, कार्डबोर्ड के साथ पीछे शिफ्ट नहीं होगा, वो उसी ग्लास में गिर जाएगा। क्यों? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। भाई कार्ड है और वो कॉइन है, दोनों सेपरेट बॉडी हैं। आपने खींचा किसको? आपको सडनली शिफ्ट किसको किया? कार्ड को, कॉइन को तो नहीं किया। तो कॉइन तो रेस्ट में था और रेस्ट में ही रहना चाहता है, इसलिए वो वहीं पे रहता है और जैसे ही कार्ड हट जाता है उसके नीचे से वो कॉइन ग्लास के अंदर गिर जाता है। बहुत से लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया भी होगा, राइट। और ऐसे ही एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। ये ऊपर जो सारे एग्जाम्पल्स हमने बताए हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल है तो इसमें तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन दोनों आ गया, लेकिन बाकी 3 एग्जाम्पल्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट के ही हैं। लास्ट एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूं, फिफ्थ वाला, ये इनर्शिया ऑफ मोशन पे है। जैसे बस चल रही है, आप देखते होंगे कि बस रुकती नहीं है या ट्रेन रुकती नहीं है, लोग प्लेटफॉर्म पे उतरना शुरू कर देते हैं या रोड पे उतरना शुरू कर देते हैं बस से। ठीक है, तो कैसे सेफ कैसे रहते हैं? जब वो बस से उतरना शुरू करते हैं तो समझदारी यही है कि उतर के बस के डायरेक्शन में ही थोड़ा सा साथ में चलें, तब तो ठीक है। अदरवाइज क्या है कि जैसे बस बस चल रही है, बस तो जा रही फॉरवर्ड और आप बस से उतरे, चलती बस से उतरे और आप सोचते हैं वहीं खड़े हो जाएं, तो क्या होगा? भाई बॉडी तो बस के साथ चल रही थी और आप बस से नीचे उतरते ही रुक जाते हैं। आप सोचते हैं हम रुक जाएं, तो बॉडी तो मूव कर रही थी ना, आपके पैर रोड के कांटेक्ट में आ गए, लेकिन अपर पार्ट तो मोशन में ही था और आप भड़ाक से वही रोड पर गिर जाते हैं, चाहे बस से हो चाहे ट्रेन से हो। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के हैं। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ न्यूटन्स सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ आपने पढ़ा हुआ होगा, इसको देखिए। जैसे कि इन जनरल नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? F इज इक्वल टू एम ए, मैथमेटिकल पार्ट ऑफ द सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू एम ए। ये न्यूटन सेकेंड लॉ है, नॉर्मल कंडीशन में बोलते हैं। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो न्यूटन का सेकेंड रूल क्या है? स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी और आपको मालूम है कि वेलोसिटी चेंज होने का मतलब मोमेंटम चेंज हो रहा होगा। तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is directly proportional to the external force applied on the body. Yes? किसी बॉडी पे जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो फोर्स के प्रोपोर्शनल होती है क्या? उस बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर? The rate of change of momentum of the body is directly proportional to the external force applied on the body, and the change takes place in the direction of the applied force. Yes? और ये चेंज कैसे होता है? किधर होता है? तो कहते हैं the change takes place in the direction of applied force.
क्लियर स्टूडेंट्स? हमारा फर्स्ट लॉ तो यहीं तक कंप्लीट हो गया, यही सॉरी सेकेंड लॉ यहीं तक है क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज टाइटली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, दैट्स इट, यही सेकेंड लॉ है। लेकिन इसका एक पार्ट एक्सटेंशन दे दिया गया है और आप चाहें तो इस सेकेंड लॉ को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, आप केवल इतना जानिए सेकेंड लॉ। हाँ, चेंज हो रहा है वो उसका डायरेक्शन क्या होगा उसके लिए बता दिया गया साथ में, द चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, क्लियर राइट? ये सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। नाउ सी, आपको मालूम है P इज इक्वल टू एम वी, मोमेंटम P इज इक्वल टू एम इनटू वी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको मोशन इन वन डायमेंशन में कुछ मैथमेटिकल टूल्स दिए थे, मैथमेटिकल टूल्स, एक डिफरेंशिएशन का और एक इंटीग्रेशन का, याद आ रहा? डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का टूल। तो मैं अब क्या करने जा रहा हूं, P इज इक्वल टू एम वी में दोनों साइड हमने इसको डिफरेंशिएट किया है टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी dp अपॉन dt। मोमेंटम P को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, यानी dp अपॉन dt। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू d अपॉन dt और mv। m क्या है, कांस्टेंट, m कांस्टेंट है ना, मास तो नहीं बदलेगा, बदलेगा मोमेंटम बदलता है, बदलेगी वेलोसिटी, लेकिन मास तो नहीं बदलेगा, तो कांस्टेंट है, हमने इसको बाहर कर दिया, तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू m dv अपॉन dt। यस, और dv अपॉन dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होता है ना, यानी dv अपॉन dt इज इक्वल टू a, और इसलिए हुआ dp अपॉन dt इज इक्वल टू m इनटू a। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। यस, ये मोमेंटम से हम यहां तक पहुंचे। अब इसके आगे की बात करते हैं। देखिए, इसके आगे की बात जब हम करते हैं, इसके आगे की जब हम बात करते हैं तो देखिए, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफ, यानी dp अपॉन dt इज इक्वल टू ma, इक्वेशन नंबर 1, और इसके बाद f प्रोपोर्शनल dp अपॉन dt। यस, न्यूटन सेकेंड लॉ। और अब हम क्या कर रहे हैं, dp अपॉन dt की वैल्यू यहां से पुट कर दे रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, f इज इक्वल टू एम ए, सॉरी f प्रोपोर्शनल dp अपॉन dt, तो f प्रोपोर्शनल एम ए। यस, अब प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने लगा दिया k। यस, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लगाया, k, ठीक है, तो f इज इक्वल टू के एम ए। अब यहां पे कहते हैं कि अगर हम यूनिट मास यानी 1 यूनिट मास पर 1 यूनिट एक्सेलरेशन अप्लाई करें, सॉरी यूनिट मास 1 पर 1 यूनिट का फोर्स अप्लाई करें और उसमें एक्सेलरेशन अगर यूनिट प्रोड्यूस हो, यानी m इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, f इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना, m भी 1 है, a भी 1 है, f भी 1 है, तो k क्या होगा, k इज इक्वल टू 1। तो ऐसी कंडीशन में f इज इक्वल टू एम ए, और ये मैथमेटिकल फॉर्म डेराइव हो गया आपका न्यूटन्स सेकंड लॉ का। इसमें किसी को डाउट नहीं, राइट? इसका एक एग्जांपल आप देखिए न्यूटन सेकंड लॉ का, कि मैं केवल समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा, आपको मालूम भी होगा कि क्रिकेट फील्ड में जितने प्लेयर्स हैं, जब कोई बॉल आ रही है उसको कैच करते हैं तो डायरेक्टली हैंड में उसको नहीं लेते हैं, बॉल के आने पर हाथ को बॉल के डायरेक्शन में ही पीछे की ओर खींचते हैं, क्यों? अब आप देखिए, अगर अपने हाथ को वैसे ही रोके रहेंगे, रोक करके बॉल को कैच करेंगे तो क्या होगा, बॉल के टकराने का टाइम क्या होगा, वेरी स्मॉल टाइम होगा ना, dt विल बी वेरी स्मॉल, जब टकराई और रुक गई, ठीक है ना, ये टाइम मिनिमम हो गया, तो फोर्स क्या हो गया, ज्यादा। तो वो बॉल आपके हाथ में, या क्रिकेटर्स जो प्लेयर्स हैं उनके हाथ में बड़ी तेजी से फोर्स लगाती है और चोट लग जाती है। अच्छा, अब क्या करते हैं, मैंने कहा कि वो अपने हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं, तो हाथ पीछे की ओर खींचने से क्या होता है कि बॉल और वो जो हाथ है, उनका हैंड्स है, उनको बैकवर्ड पुश खींच रहे हैं ना, तो दोनों एक साथ ट्रेवल करते हैं, तो बॉल और हाथ के कांटेक्ट का टाइम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना, और जब ये बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यानी हाथ में चोट कम लगती है। ये एक एग्जांपल न्यूटन्स सेकंड लॉ का है, जिसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बेसिस पर समझाया गया है। क्लियर? ओके।
स्टूडेंट्स, अभी हम न्यूटन का थर्ड लॉ डिस्कस करेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ वेरी सिंपल, सबको मालूम है। न्यूटन का थर्ड लॉ बहुत सिंपल है और इसको एक्शन एंड रिएक्शन के फॉर्म में भी जाना जाता है। और इसका स्टेटमेंट क्या है कि हर एक्शन के इक्वल और अपोजिट रिएक्शन हमेशा होता है। स्टेटमेंट दिया गया है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मालूम है आपको? यस, इसमें कोई डाउट नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हमेशा प्रतिक्रिया होती है। जैसे एक बॉल को जमीन पे फेंको तो रिटर्न होकर के वापस आ रही है, ठीक है। अब देखिए यहां पर दिखाया गया डायग्राम में कि दो बॉल्स हैं, ए और बी, इधर जा रही हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आते हुए हिट करती हैं। दोनों इधर से आ रही हैं और यहां पर हिट कर गई। तो जब ये हिट कर रही हैं तो क्या दिखाया गया है? दो फोर्सेस दिखाए गए, एक एफ ए बी और दूसरा एफ बी ए, यानी दो फोर्स एक्ट करते हैं। द टाइम ऑफ हिट, जिस समय हिट करते हैं उस समय दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एफ ए बी, एफ ए बी क्या है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट ए ऑन बी, ए के द्वारा बी पर लगाया जाने वाला फोर्स एफ ए बी, और जिसका डायरेक्शन क्या है? टूवर्ड साइड। तो बॉल बी भी तो एफ पे फोर्स लगाएगी, बॉल बी ए पे फोर्स लगाएगी और उसका डायरेक्शन क्या होगा? इस साइड में, यानी एफ बी ए। क्लियर? तो एफ ए बी इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट ए ऑन बी, ए से बी पे लगने वाला फोर्स, एंड एफ बी ए इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट बी ऑन ए, राइट। और न्यूटन के थर्ड लॉ के बेसिस पे मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा? एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। स्टूडेंट्स, माइनस क्यों यहां पे पुट किया गया है? क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। एफ ए बी इधर लग रहा है तो एफ बी ए उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस साइन हमें अपोजिट डायरेक्शन को बता रहा है। और जो कंफर्म करता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, माइनस साइन शोज दैट अपोजिट रिएक्शन। क्लियर? और इसको आप अगर समझने की कोशिश करें स्विमिंग में, तो जब कोई मैन स्विमिंग कर रहा है तो क्या करता है? वो वाटर को पुश करता है बैकवर्ड। यस, मैन पुशेस वाटर बैकवर्ड, और उसका रिएक्शन में क्या होता है कि मैन इज पुश्ड फॉरवर्ड, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि आदमी ने, उस मैन ने वाटर पे एक्शन किया बैकवर्ड पुश करके, और वाटर ने रिएक्शन लगाया मैन के ऊपर और मैन फॉरवर्ड मूव कर जाता है। यस, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि एक फोर्स जो मैन पुश कर रहा है वो एक्शन है, और दूसरा फोर्स जो मैन पे लग रहा है वो रिएक्शन फोर्स है। अच्छा, इस थर्ड लॉ की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द फोर्स। नेचर ऑफ द फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है। ये एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है या मैकेनिकल फोर्स है या इलेक्ट्रिक फोर्स है, कोई भी फोर्स हो, इस नेचर पे डिपेंड ही नहीं करता कि हाँ न्यूटन्स थर्ड लॉ केवल ग्रेविटेशनल फोर्स पे लगेगा। नहीं नहीं नहीं, कोई भी नेचर हो, ठीक है। तो यहां पे दिया गया है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द फोर्स, दैट इज इट मे बी ग्रेविटेशनल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एनी अदर फोर्स। कोई भी फोर्स हो, सब एक्शन रिएक्शन रूल को फॉलो करेंगे। और सेकेंड थिंग है, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन द डिफरेंट बॉडी। एक्शन रिएक्शन अलग अलग बॉडी पे काम कर रहे हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देखिए कि इस बॉडी ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो ये है एक्शन फोर्स एफ ए बी, और उसका रिएक्शन बी ने ए पर लगाया एफ बी ए, यानी ए से बी पर लगने वाला फोर्स अगर एक्शन है तो बी से ए पर लगने वाला फोर्स रिएक्शन है, यानी दोनों बॉडी चाहिए, यानी दो अलग अलग बॉडी पर एक्शन और रिएक्शन एक्ट करता है। जैसे मैं कहूं कि मैं एक टेबल पे यहां पर एक बुक एक ऑब्जेक्ट रखने की कोशिश कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा टेबल पे, तो अब क्या हो रहा है? ये रुका क्यों है? कौन से फोर्स लग रहे हैं? तो ये ऑब्जेक्ट इस टेबल पे डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, यानी इसका एक्शन किधर लग रहा है? डाउनवर्ड। तो अब ये रुका हुआ है, इसका मतलब इस पर
इक्वल अमाउंट का अपवर्ड फोर्स वर्क कर रहा होगा। और वो कौन लगा रहा है? टेबल। टेबल इज अप्लाइंग रिएक्शन फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट एंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इस यही जो स्टेटमेंट दिया गया है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा अलग अलग बॉडी पर एक्ट करते हैं। ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं है, ये दोनों अलग अलग बॉडी पर एक्ट करेंगे। बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट तो नहीं? ये ऑब्जेक्ट टेबल पे फोर्स लगा रहा है, वो हुआ एक्शन, और टेबल इस ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, ये हुआ रिएक्शन। राइट, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि नेचर कुछ भी हो, एक्शन रिएक्शन लगेगा, और दूसरा एक्शन रिएक्शन अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, और इसके लिए दो बॉडीज चाहिए। जैसे आप दीवार पे हाथ मारते हैं, वॉल पे फोर्स लगाते हैं, तो आपके हैंड्स या पाम से जो वॉल पे फोर्स लगाया जा रहा वो एक्शन, और वॉल जो आपके पाम पे फोर्स लगा रही है वो रिएक्शन हो गया। और इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हुए हैं कि जैसे मैंने भी बताया भी था कि ऑब्जेक्ट टेबल पे रखा हुआ है तो बुक केप्ट ऑन द टेबल। दूसरा वॉकिंग, हम जब आगे चलते हैं, ये आपको मालूम होगा कि हम ग्राउंड पे पैर रख करके उसको बैकवर्ड पुश करते हैं, तब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और तीसरा स्विमिंग का केस मैंने ऊपर बताया था कि मैन पुशेस वाटर बैकवर्ड एंड इन टर्न मैन इज पुश्ड फॉरवर्ड ड्यू टू रिएक्शन। या बोटिंग हो रही है, बोटिंग भी इसी तरीके से। तो नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर फॉर न्यूटन्स थर्ड लॉ, और यहां पर ये आपके न्यूटन के तीनों रूल्स कंप्लीट हो गए। स्टूडेंट्स, मैं आपको अब एक नई चीज बताने जा रहा हूं कि न्यूटन्स सेकंड लॉ इज द रियल लॉ। क्या मतलब? अरे स्टूडेंट्स, मैंने आपको तीनों रूल्स बताए हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बताया है, दैट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। दूसरा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। और तीसरा, एक्शन एंड रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। स्टूडेंट्स, मैं लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के लेक्चर का जो आपको डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या हुआ? क्या फर्स्ट लॉ नहीं है, थर्ड लॉ नहीं है? तो हम सेकेंड लॉ को ही लॉज ऑफ मोशन का रियल लॉ क्यों कहते हैं? सिंपल स्टूडेंट्स, इट्स वेरी सिंपल। इसका मतलब यह हुआ कि हम देखें तो फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों सेकेंड लॉ में पाए जाते हैं, राइट? और क्योंकि फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों सेकेंड लॉ में पाए जाते हैं, इसीलिए हम सेकेंड लॉ को रियल लॉ कहते हैं। मैंने यहां पे लिखा भी है, सिंस फर्स्ट एंड थर्ड बोथ द लॉज आर कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ, हेंस सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ, राइट? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, और इसको अगर आपको करना है तो क्या करेंगे कि सेकेंड लॉ को उठाइए, लीजिए और उससे फर्स्ट लॉ प्रूव कर दीजिए, फिर सेकेंड लॉ उठाइए और उससे थर्ड लॉ प्रूव कर दीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि यस, सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ। तो मैं अब फर्स्ट लॉ को प्रूव करने जा रहा हूं। सेकेंड लॉ हमारा रियल लॉ है, तो हमने लिया सेकेंड लॉ लिया है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए। ये सेकेंड लॉ है ना, दो फॉर्म है, एक तो बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और दूसरा एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब कहते हैं इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो एफ क्या हो जाएगा? जीरो। यस, और एफ जब यहां पर जीरो हो जाएगा तो एम ए क्या हो जाएगा? जीरो हो गया ना, क्योंकि एफ तो जीरो हो गया, तो देयरफॉर एम ए इज इक्वल टू जीरो। अब एम ए जीरो का मतलब क्या हुआ? मास तो कभी जीरो नहीं हो सकता ना, मास विल नेवर बी जीरो। तो क्या जीरो होगा? एक्सेलरेशन जीरो। और एक्सेलरेशन कब जीरो होता है? जब बॉडी पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, यानी अगर रेस्ट में है बॉडी तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर मोशन में है तो वो अपने यूनिफॉर्म मोशन में ही बनी रहेगी, मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। और यही तो फर्स्ट लॉ है।
कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहे। बॉडी रेस्ट में है तो भी उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, और यूनिफॉर्म मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही, तो भी उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी सेकंड लॉ से आपने फर्स्ट लॉ दिखा दिया ना, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू जीरो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एम ए इज इक्वल टू जीरो, एम कभी जीरो हो नहीं सकता, तो ए जीरो और एक्सीलरेशन कब जीरो होगा, यानी जब बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, या यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहे। दिस इज योर फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ किया, अब हम थर्ड लॉ करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ डिराइव करना है ना, तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ से ही मुझे करना है। तो अब यहां पर मैंने F इज इक्वल टू एम ए की जगह स्टेटमेंट वाला, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, वो कंडीशन ली। तो ए और बी दो ऑब्जेक्ट्स है ना, ये देखिए दिखाया था मैंने, ए और बी, एफ ए बी और बी ए लगाए जा रहे हैं फोर्स, ठीक है। तो हम यहां पर रूल लेते हैं एफ ए बी, यानी ऑब्जेक्ट ए से बी पर लगने वाला फोर्स क्या करेगा, मोमेंटम चेंज करेगा। किसका, ए लगा रहा है, ए ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स लगा रहा है ना, तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, बी का। और जब बी ए पे लगाएगा तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, ए का। तो वही एफ ए बी इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी टी, डीपी बी ऑब्जेक्ट बी अपॉन डी टी, और एफ बी ए यानी ऑब्जेक्ट बी से ए पे लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू डीपी ए अपॉन डी टी, यानी चेंज इन मोमेंटम किसका, ए का। ये चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बी का है, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ए का है। अच्छा, दोनों को ऐड करते हैं, एफ ए बी प्लस एफ बी ए, दोनों को ऐड किया तो क्या हो गया, एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू डी पी बी अपॉन डी टी प्लस डी पी ए अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी कॉमन लिया तो पी बी प्लस पी ए। यस, कोई डाउट, हमने पहले सेकेंड लॉ से ये दोनों इक्वेशंस लिखी, फिर एफ ए बी और बी ए दोनों को ऐड कर दिया, तो हमको ये मिला एक्सप्रेशन। आप जानते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मस्ट बी जीरो। अगर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और जब वेलोसिटी नहीं चेंज होगी तो मोमेंटम कहां से चेंज होगा। तो वही कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मस्ट बी जीरो। इसका मतलब डी अपॉन डी टी पी बी प्लस पी ए जीरो होगा। यस, और ये जीरो होने का मतलब एफ ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू जीरो। अगर इस पार्ट को हम जीरो कर दें तो ये जीरो हो जाएगा ना, यानी एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, और यही तो आपका थर्ड लॉ है। दिस इज योर थर्ड लॉ। क्लियर, बात समझ में आ गया। एक बार फिर से बताता हूं, देखो हमने क्या किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स, तो एफ ए बी इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी टी। ए बी का मतलब ए से बी पर लगाया जाने वाला फोर्स, मोमेंटम किसका चेंज करेगा, किस पे फोर्स लग रहा है, बी पे, तो मोमेंटम बी का चेंज होगा, यानी डीपी बी अपॉन डी टी। और ऐसे ही एफ बी ए, यानी बी से ए पे लगाया जाने वाला फोर्स, फोर्स किस पे लग रहा है, ए पे, तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, ए का, यानी डीपी ए अपॉन डी टी। दोनों को ऐड किया, ये एक्सप्रेशन मिला। और अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो होता है, और अगर ये जीरो है तो एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू जीरो, यानी एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, एंड दिस इज द थर्ड लॉ। और क्योंकि सेकेंड लॉ यहां पे भी लिया, सेकेंड लॉ यहां पे भी लिया, यानी सेकेंड लॉ की हेल्प से हम फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ डिराइव कर ले रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि सेकेंड लॉ contains first and third both the laws, and that is why the second law is real law. ये जो स्टेटमेंट आपने सबसे पहले लिखा हुआ ना कि since first and third both the laws are contained in the second law, hence second law is the real law. यहां करने के बाद लास्ट में स्टेटमेंट फिर से कॉपी कर देंगे और ये यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका न्यूटन्स लॉस पे रिलेशन था। तीनों लॉस बताए गए आपको, और तीनों लॉस के एग्जांपल्स बताए मैंने, और इसके बाद न्यूटन्स सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ, इसको एक्सप्लेन किया। यह आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब रिमेनिंग पार्ट जो कोलिजन पे बेस करेगा या और चीजें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इनको हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस वीडियो को आप कम से कम 2-3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा।
नई चीज है, 9 10 से अलग है, इसलिए कोशिश करिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।